हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा विद्युत में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसे अच्छा से समझेंगे और इसकी तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। अब देखते हैं कि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह सब टॉपिक है कौन कौन सा। तो फर्स्ट, प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम की प्राप्ति। तो सबसे पहले हम लोग ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, प्राप्त करेंगे प्रथम सिद्धांत से। और दूसरा, ओम के नियम की सीमाएं। हम लोग ओम का नियम पढ़ चुके हैं, तो देखेंगे कि इसकी क्या सीमाएं हैं, कहां कहां यह लागू नहीं हो पाता है, ठीक, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी। तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को हमें ठीक से समझना भी है, पढ़ना भी है। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। और फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? फर्स्ट से लिखने की क्या जरूरत है, फर्स्ट नंबर नहीं लिखेंगे, स्टार देंगे, VVI लिखेंगे और लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम की प्राप्ति। इसे हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक, प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम की प्राप्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। या इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है ना, ओम के नियम का सत्यापन या ओम के नियम का प्रमाण। ठीक, तो एक ही है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे उसे सत्यापित किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ओम का नियम है क्या हम लोगों को याद ही है, फिर भी एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक, ओम का नियम है नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती आई। तो ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती आई। आज हम लोग देखेंगे कि क्या सही में नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती आई होता है। अगर नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती आई हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओम का नियम प्राप्त हो गया। इसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम का मदद लेना है। हम लोग एक चालक लेने जा रहे हैं। यह एक चालक है। अब हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी है। हम लोग जानते हैं यह पॉजिटिव टर्मिनल होगा या निगेटिव टर्मिनल होगा, मीन्स यह भी पॉजिटिव और यह भी नेगेटिव।
यह जो कंडक्टर है, यह जो चालक है, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं L। तो हम लोग एक चालक ले लिए, चालक को एक सेल से जोड़ दिए और सेल का विभवांतर कितना है, V है, तो आरोपित विभवांतर V हो गया। यह सेल का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, तो यह भी पॉजिटिव ही होगा और यह भी नेगेटिव ही होगा। लंबाई इसकी कितनी है, L है। अब हम लोग जानते हैं कि इस चालक के अंदर उत्पन्न हो जाता है एक वैद्युत क्षेत्र, पहले से पढ़े हुए हैं कि जहां कहीं भी विभवांतर आरोपित होगा वहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। तो जब ये हम लोग इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा। और उस वैद्युत क्षेत्र का दिशा किधर से किधर होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसका दिशा हो गया धन सिरा से ऋण सिरा की ओर। धारा मान लेते हैं कितना प्रवाहित हो रहा है, I। और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से इधर मूव करता है उसे कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अर्थात VD। हम लोग पढ़े हुए हैं पिछला क्लास में कि जिस वेग से इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है उसी औसत वेग को हम लोग कहते हैं अपवाह वेग VD। कोई कंफ्यूजन नहीं, चालक है यह, लंबाई कितनी है L, सेल से कनेक्ट कर दिए, विभवांतर V हो गया। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है E, धारा प्रवाहित हो रही है I, और इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वह जिस औसत वेग से धन टर्मिनल की ओर अपवाहित होता है उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, VD कहते हैं। ठीक, नो कंफ्यूजन। तो सबसे पहले मान लेते हैं L क्या है, चालक का लंबाई, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E क्या है, चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। L चालक का लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो गया चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। VD है अपवाह वेग, I है प्रवाहित धारा, और V को हम लोग कहते हैं यहां आरोपित विभवांतर। तो यह तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि L चालक का लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E है चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, VD हो गया अपवाह वेग, I है प्रवाहित धारा और V है आरोपित विभवांतर। ठीक, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और चीज जो इसमें आता है और हम लोग उसके बारे में भी पहले पढ़े हुए हैं, स्मॉल n चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक, नो कंफ्यूजन। अब हम लोग जानते हैं संबंध
ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर सी। ई क्या है? ई हो गया वैद्युत तीव्रता। डीवी क्या है? विभवांतर। और डी आर यहां हो जाता है दूरी अर्थात लंबाई। ठीक, तो ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर से हम लोग जानते हैं विद्युत तीव्रता, ई विद्युत तीव्रता है, डीवी विभवांतर है, डी आर दूरी है, जिसे हम लोग यहां लंबाई के तौर पर देखेंगे। तो विद्युत तीव्रता कितना है? ई, विभवांतर कितना है? भी, और यहां से यहां का जो दूरी है वह है एल। ई बराबर हो जाएगा भी बटा एल। ठीक, ई बराबर क्या हो गया? भी बटा एल हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आगे, क्योंकि और सब तो पिछला क्लास में जो पढ़े हैं उसी से काम चलेगा हम लोगों का। ई बराबर भी बटा एल। हम लोग यह भी जानते हैं कि अपवाह वेग Vd बराबर क्या होता है? नहीं है याद? ई बटा एम इंटू टॉ, जहां टॉ को कहा जाता है श्रांति काल, जिसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं। अब यहां ई का मान रख देंगे। ई का मान रखने पर, तो ई का मान रख देंगे तो Vd बराबर हो जाएगा ई बटा एम। ई का मान रख देंगे भी बटा एल इंटू टॉ, तो Vd बराबर हो गया ई भी बटा एम एल इंटू टॉ। यह हो गया अपवाह वेग। तो अपवाह वेग का सूत्र तो हम लोग पिछला क्लास में ही प्राप्त कर लिए थे, और उसी अपवाह वेग के सूत्र का उपयोग यहां पर हम लोग किए हैं। अब नेक्स्ट है अपवाह वेग एवं धारा में संबंध। यह भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि I बराबर होता है NEA VD। अब क्या करना है? तो इस VD का मान रखना है। तो I बराबर NEA और VD का मान तो यहां दिया हुआ है इंटू टॉ। ठीक, अब V को इधर ले आते हैं LHS में, तो I अपॉन भी इक्वल्स हो गया N। नहीं पढ़े हम लोग? बिल्कुल पढ़े हुए हैं। E स्क्वायर N E स्क्वायर A टॉ अपॉन ml। नो कंफ्यूजन। अब इसे हम लोग इनवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनवर्स, मतलब उल्टा देते हैं। तो जब ये इनवर्स कर देंगे तो V अपॉन I इक्वल्स हो जाएगा ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ। इसमें m क्या है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है, बदल नहीं सकता है। L चालक की लंबाई है, फिक्स रहेगा, नियत है। N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वह भी नियत रहेगा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह भी नियत रहेगा। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यह भी नियत रहेगा। तो यह सब पहले से नियत है, यह टोटल का टोटल। बच कौन जाता है? टॉ। और हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि यह जो टॉ है, जिसे हम लोग श्रांति काल कहते हैं, यह दो फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला
कि चालक पदार्थ का प्रकृति क्या है, और दूसरा कि तापमान क्या है। अब यहां पर एक ही चालक लिए हैं तो सीधा सा बात है, उसका प्रकृति तो तुरंत बदलेगा नहीं, तो चालक का प्रकृति तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर ताप को नियत कर दिया जाए, तो अगर ताप को नियत कर दिया जाए तो इसका मतलब है टॉ नियत हो जाएगा। अन्य तो पहले से नियत है, ताप को नियत करेंगे तो टॉ भी नियत होगा। इसका मतलब है कि नियत ताप पर टोटल का टोटल नियत हो जाएगा। ठीक, तो नियत ताप पर ml/Ne² A टॉ, टोटल का टोटल नियत। अगर ताप नियत रहे तो सब तो नियत है ही है, टॉ भी नियत होगा, और टॉ नियत होने का मतलब है सबका सब नियत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि V/I बराबर नियत, तो V बराबर नियत गुनी I, सीधा सा बात है, V सीधा समानुपाती I। तो हम लोग देख रहे हैं कि नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती I का होता है। नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती I, इसे कह सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया। यही तो प्राप्त करना था, प्राप्त करना या सत्यापित करना एक ही बात है, तो हम लोग प्राप्त कर लिए। तो अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि प्रथम सिद्धांत से ओम के नियम को सत्यापित करें या ओम के नियम को प्राप्त करें, तो हम लोग यहां तक लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह भी तो हमारा VVI ही है। यह है ओम के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओम का नियम है क्या। तो नियत ताप पर भी सीधा समानुपाती I, यही है ओम का नियम, जिसमें I है धारा और भी है आरोपित विभवांतर। ठीक, पहला बात तो इसमें एक शर्त लगा हुआ है, नियत ताप। क्या है? नियत ताप। इसका मतलब है कि ताप बदलेगा तो ओम साहब का नियम वहां लागू नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब है कि यह जो नियम है ओम साहब का नियम, यह हमारा प्रकृति का मूल नियम नहीं है। यह हमारा प्रकृति का मूल नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कुछ शर्त पर, शर्त है नियत ताप, कुछ शर्त पर कुछ पदार्थ के सामान्य व्यवहार को दर्शाता है। तो ओम का नियम हमारा प्रकृति का मूल नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह नियम कुछ शर्त पर कुछ पदार्थों के सामान्य व्यवहार को दर्शाता है, और जिसमें हम लोग जानते हैं कि शर्त लगा हो वह तो प्रकृति का मूल नियम हो ही नहीं सकता है। दूसरा बात कि यह क्या दिखलाता है? यह दिखलाता है कि अगर थोड़ा सा भी विभवांतर देंगे तो धारा भी थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि मापने योग्य धारा एक निश्चित विभवांतर पर ही प्रवाहित होना प्रारंभ होती है। अगर विभवांतर उससे कम रहता है तो परिपथ में मापने योग्य धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह कहना कि अगर थोड़ा सा भी विभवांतर देंगे तो थोड़ा सा धारा होगा, यह गलत हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा विभवांतर से थोड़ा धारा नहीं होगा। एक निश्चित विभवांतर देंगे तब जाकर के थोड़ा धारा होगा मापने योग्य। तो यहां पर भी ओम साहब का जो कहना है वह गलत हो जाता है। तीसरा बात
कि इससे पता चलता है कि V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वह हमेशा सरल रेखीय होना चाहिए। V और I के बीच का ग्राफ हमेशा सरल रेखीय होना चाहिए। ऐसा होता भी है, चालक के केस में ऐसा होता है, धातु के केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, डायोड की बात करें, निर्वात नली की बात करें, तो वहां पर दोनों के बीच का ग्राफ सरल रेखीय नहीं होता है। ठीक, तो डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात नली, इस सब के लिए V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखीय नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी नियम से पता चलता है कि अगर हम धारा बढ़ाना चाहें तो विभवांतर बढ़ाना होगा। लेकिन थायरिस्टर के केस में उल्टा होता है, धारा तब बढ़ता है जब हम लोग विभवांतर घटाते हैं, उल्टे हो जाता है। धारा तब बढ़ेगा जब विभवांतर घटाएंगे। तो यहां भी ओम साहब का नियम का थोड़ा सा दोष हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी चालक क्यों नहीं हो, अगर लंबे समय तक उससे धारा प्रवाहित कराएंगे तो वह गर्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि गर्म होगा मतलब ताप बढ़ेगा। अब प्रतिरोध और ताप के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिरोध और ताप के बीच यह संबंध होता है कि हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो V बराबर RI से, यह भी तो ओम साहब के नियम से ही प्राप्त होता है। ओम का नियम है नहीं, लेकिन उसी नियम से प्राप्त होता है। तो होता क्या है कि जब बहुत देर तक धारा प्रवाहित होती है तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन भी तो हमारा नियत है, यह नियत होने का मतलब है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा को तो घटना ही पड़ेगा, नहीं घटना पड़ेगा। तो वहां पर अगर लंबे समय तक किसी चालक से धारा प्रवाहित कराएंगे तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण, धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाएगा। मतलब यहां भी ओम साहब का नियम फेल हो जाता है। फेल कहना तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग कि लागू नहीं हो पाता है। ठीक, तो सभी को हम लोग नोट कर लेते हैं पॉइंट वाइज, एक एक करके। ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक पॉइंट को ठीक से ध्यान रखना है हम लोगों को, और याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि भूल गए, आज पढ़े कल भूल गए, अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट, ओम का नियम प्रकृति का मूल नियम नहीं है, क्योंकि यह नियम कुछ निश्चित शर्त पर कुछ पदार्थों के सामान्य व्यवहार को दर्शाता है। तो ओम का नियम प्रकृति का मूल नियम नहीं है, क्योंकि यह नियम कुछ निश्चित शर्त पर कुछ पदार्थों के सामान्य व्यवहार को दर्शाता है। दूसरा, परिपथ में मापने योग्य धारा एक निश्चित विभवांतर पर ही
प्रवाहित होती है। तो परिपथ में मापने योग्य धारा एक निश्चित विभवांतर पर ही प्रवाहित होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक, यह है विभवांतर, यह है धारा। तो यहां से ग्राफ नहीं होकर के यहां से ग्राफ होगा। एक निश्चित विभवांतर मतलब यहां से ही धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगा। इससे कम अगर विभवांतर रहेगा तो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो वह मापने योग्य नहीं होगा। तो मापने योग्य धारा एक निश्चित विभवांतर पर ही प्रवाहित होती है। उससे कम विभवांतर पर मापने योग्य धारा परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी। तीसरा, ओम के नियम के अनुसार VI ग्राफ हमेशा सरल रेखीय होना चाहिए, किंतु ट्रांजिस्टर, डायोड, निर्वात नली इत्यादि के केस में VI ग्राफ सरल रेखीय नहीं होता है। तो ओम साहब का कहना है कि VI ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, सरल रेखीय। किंतु ट्रांजिस्टर ले लें हम लोग, डायोड ले लें, निर्वात नली ले लें, इस सब के केस में VI ग्राफ अर्थात विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ सरल रेखीय नहीं होता है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार धारा तब बढ़ता है जब विभवांतर बढ़ाया जाता है, किंतु थायरिस्टर में विभवांतर घटाने पर ही धारा बढ़ता है। तो ओम के नियम के अनुसार धारा तब बढ़ता है जब विभवांतर बढ़ाया जाता है, किंतु थायरिस्टर में ऐसा नहीं होता है। थायरिस्टर में विभवांतर के घटाने पर ही धारा बढ़ता है। विभवांतर घटाएंगे धारा बढ़ेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5th पॉइंट होगा, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तब धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण
चालक का ताप बढ़ जाता है जिससे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तथा धारा घट जाता है। तो जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तब धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण चालक का ताप बढ़ जाता है जिससे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तथा धारा घट जाता है। इसे इस ग्राफ से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो ग्राफ अभी हम बनाने जा रहे हैं। इस ग्राफ में क्लियर हो जाएगा कि आखिर बात क्या होता है। ग्राफ ही सब कुछ क्लियर कर देगा। बात यह होता है कि जैसे भी है और यह आई है, भी को नियत रखे हुए है, ठीक। धारा प्रवाहित हो रहा है। अब धारा प्रवाहित होगा तो शुरुआत में ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ग्राफ ऐसा होगा, सरल रेखीय। क्यों होगा? क्योंकि नियत ताप है। तो ताप नियत होने के कारण ग्राफ सरल रेखीय है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत देर तक धारा प्रवाहित होती है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह चालक तार को या चालक को गर्म कर देता है। और जब गर्म होगा तो सीधा सा बात है, ताप बढ़ेगा। और जैसे ही ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटना स्टार्ट हो जाएगा। तब यह ग्राफ सीधा नहीं जाकर के यह ग्राफ ऐसे मुड़ने लगेगा, ठीक। तो यह हो गया ताप में परिवर्तन के कारण। हम लोग यहां ताप में परिवर्तन नहीं किए, स्वतः ताप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो ताप में परिवर्तन के कारण धारा घटने लगा। लेकिन हम लोगों ने ताप में परिवर्तन नहीं किया, ताप में परिवर्तन स्वतः हुआ। क्योंकि जब लंबे समय तक धारा प्रवाहित हुई तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण चालक तार गर्म हो गया, प्रतिरोध भी बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा घटना प्रारंभ हो गया। तो आज हम लोगों ने दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।